हेलो गाइस, तो मैं सूफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। जैसा कि चैप्टर हमारा चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने लास्ट में एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल लेके आए वो थे रदरफोर्ड्स। रदरफोर्ड और उनके जो स्टूडेंट थे जिनको कहा गया हैंस गीगर और मार्स्टेन, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने एक थीन गोल्ड की फॉइल ली थी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। गोल्ड की फॉइल नज़र आ रही है और उस पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करवाई थी, अल्फ़ा पार्टिकल्स की टक्कर करवाई थी। ये लेफ़्ट साइड पे सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है, लेड प्लेट से होता हुआ, लेड प्लेट जिसको हम स्लिट्स बोलते हैं, जिससे एक ही डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स की रेज हैं वो जाएंगी। उस पर बम्बार्डिंग करवाई गोल्ड फॉइल के ऊपर। आसपास इसके फोटोग्राफिक प्लेट है जिससे हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो भी ऑब्जर्वेशन है वो ले सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट कहलाया अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर क्या हुआ वो हम देख लेते हैं। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर ये बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है, ठीक है, और ये कुछ डिफ्लेक्टेड अल्फ़ा पार्टिकल हैं। तो इसमें से कुछ मैक्सिमम जो थे वो स्ट्रेट निकल गए अल्फ़ा पार्टिकल्स, लेकिन कुछ डिफ्लेक्ट हुए। अब कौन से ऐसे केसेस थे जहाँ पर वो डिफ्लेक्ट हुए? बट यहाँ पर ये देखा गया कि मोस्टली जो देखा जा रहा है, जैसे कि सेकेंड वाले डायग्राम के अंदर, कि मोस्टली जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो बिना डिफ्लेक्ट हुए स्ट्रेट निकल गए, और कुछ परसेंट पे बहुत ही माइनर से रेशो के अंदर वो डिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, क्लियर? देखा जा सकता है इस डायग्राम के अंदर कि ये जो सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल हमने लिया है, तो ये बहुत ही हाई एनर्जी के अल्फ़ा पार्टिकल्स होंगे जिनको रेडियो एक्टिव सोर्स से लिया जाएगा, और थीन फॉइल जिसकी थिकनेस 100 नैनोमीटर के अप्रॉक्स है उस पर इसे पास करवाया जाएगा। जो थीन गोल्ड फॉइल रहेगी उसके आसपास एक फ्लोरोसेंट की जिंक सल्फेट की स्क्रीन रहेगी। जब भी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होंगे वो स्क्रीन के ऊपर आकर स्ट्रक करेंगे, लाइट प्रोड्यूस होगी पॉइंट्स के अंदर। अब थॉमसन मॉडल जो भी था एटम का, उसको थोड़ा सा रिवाइव कर लेते हैं। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बताया था कि पूरा जो एटम होता है वो स्फेरिकल शेप के जैसा होता है, और उसमें पूरा पॉजिटिव स्फेयर होता है। वो पॉजिटिव स्फेयर प्रोटॉन का होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल जो मास होना चाहिए गोल्ड एटम का फॉइल के अंदर, वो पूरे एटम के ऊपर इवनली स्प्रेड होना चाहिए, और अल्फ़ा पार्टिकल्स के पास में इतनी एनर्जी होती है कि वो डायरेक्टली पास हो जाए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस के बेसिस पर। ये एक्सपेक्ट किया गया है कि जो पार्टिकल्स होंगे वो स्लो डाउन हो जाएंगे और डायरेक्शन चेंज करेंगे। बट यहाँ पर मोस्टली पार्टिकल्स स्ट्रेट निकल गए। ऑब्जर्वेशन क्या थे? ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। मोस्टली अल्फ़ा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के थ्रू बिना डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट निकल गए। बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन जो था अल्फ़ा पार्टिकल्स का, वो बहुत स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, और बहुत ही फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स वापस से बाउंड बैक हुए। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जर्वेशन देखे गए। अब इन ऑब्जर्वेशन के ऊपर रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन दिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के रिकॉर्डिंग। पहला कंक्लूजन, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, क्योंकि ये डेफिनेटली कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए हैं, और स्ट्रेट कब निकलेंगे?
जब उनको होलो स्पेस मिलेगा, उनको कोई चीज़ मिलेगी नहीं टकराने के लिए, तभी वो स्ट्रेट निकलेंगे। तो यहाँ पर मोस्टली जो स्पेस होता है एटम का वो होलो होता है, खाली होता है, इसीलिए मोस्टली अल्फ़ा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्ट हुए उस फॉइल के अंदर से निकल गए। जो कुछ पॉजिटिवली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हुए। ये डिफ्लेक्शन क्यों हुआ? रिपल्सिव फोर्स की वजह से। जो भी एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, उसके रिपल्सिव फोर्स की वजह से। और इससे प्रूफ हुआ कि एटम जो है, एटम का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरे एटम के ऊपर स्प्रेड नहीं होता। जो पॉजिटिव चार्ज है उसका वॉल्यूम बहुत ही स्मॉल होता है, और जहाँ पर वो पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल रिपल हुए और वहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन हुआ। रदरफोर्ड के कंक्लूजन के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हुआ न्यूक्लियस से वो बहुत ही निग्लिजिबल था। अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम, अगर एटम के पूरे वॉल्यूम के कंपैरिजन में केवल न्यूक्लियस के वॉल्यूम को कंपेयर करें तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है वो निग्लिजिबल होता है एज़ कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। एटम की जो रेडियस है वो 10⁻⁻10 मीटर है और न्यूक्लियस की होगी 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, क्लियर? हाँ, इसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं इस डिफरेंस इन साइज़ को, कि जो क्रिकेट बॉल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियस पर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द एटम क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड के थे कंक्लूजन। अब इस रदरफोर्ड के कंक्लूजन के बेसिस पर उन्होंने फिर न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम बताया। अब वो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम क्या था उसको हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।